नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आज तारीख आपकी 4 जुलाई 2026 की है। यूपी टेट का प्राइमरी लेवल का फर्स्ट शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसका पूरा सॉल्यूशन करा चुके हैं, केवल मैथ रह गया था। तो इस वीडियो के अंतर्गत मैथ देखेंगे और सॉल्यूशन हमने ऑलरेडी इस तरीके से कर रखा है ताकि हम चीज़ें आपको दिखाते हुए चलेंगे और जो चीज़ें समझाने वाली हैं वो समझाते हुए भी चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि एक बेईमान दुकानदार है जो कि 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम की वस्तु जो है वो दे रहा है, लेकिन कीमत वो पूरी 1 किलो की ले रहा है। तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा? सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा कि दुकानदार द्वारा जो लिया गया मूल्य है वो आपका, उसमें उसको लाभ कितना हो रहा है। तो दुकानदार को जो लाभ हो रहा है वो आपका हो रहा है, इस 1000 ग्राम में से 900 ग्राम को माइनस करेंगे, यानी जो दुकानदार को लाभ है वो 100 ग्राम का जो है वो लाभ हो रहा है। ये चीज़ तो आपको यहाँ से क्लियर समझ में आ रही है। मैं आपको पहले सिंपल से समझा दे रहा हूँ, फिर आपको वो जो सॉल्यूशन है वो भी दिखा दूंगा। अब यहाँ पर इस चीज़ को समझिए कि जो दुकानदार की वास्तविक लागत होती है ना, वो केवल इसी 900 ग्राम की जो है, इसीलिए इसी 900 ग्राम को ही हम क्रय मूल्य यानी कॉस्ट प्राइस मान के उसके आधार पर जो है उसका लाभ परसेंट निकालते हैं। यानी बटे में कॉस्ट प्राइस के रूप में 900 वैल्यू देखने को मिलेगी और मल्टीप्लाइड में आपका 100 देखने को जो है वो मिलेगा। और यहाँ पर हम 0 से 0 काट देंगे तो आपका वैल्यू 100/9 100/9 11.11% के बराबर होगी। यही अब सेम चीज़ को हम यहाँ पर आपका सॉल्यूशन के रूप में भी देख लेते हैं। तो यही आपको सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि कीमत माइनस वस्तु की कीमत निकालेंगे तो आपका 100 रुपये आएगा, और लाभ बटे वस्तु की कीमत गुणे 100 यानी कि 100/9, वही वैल्यू रखने के बाद 0 0 कट जाएगा तो 11.11% आएगा। इसी प्रश्न का एक शॉर्ट ट्रिक भी होती है, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन देखने को मिले कि 1 किलोग्राम के स्थान पर इसका आंसर जो है वो भी टिक कर देते हैं। तो ये 11.1, जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरीके से देखने को मिले कि वो 1000 ग्राम की जगह, मैं आपको ये बता दे रहा हूँ ताकि कभी दोबारा क्वेश्चन आए तो आप गलत ना करें, 1000 ग्राम की जगह वो 900 ग्राम अगर देता है, इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आए तो हमेशा आपको क्या कर देना है, जो दोनों वैल्यू है उनको आपस में घटा देना है, यानी 1000 माइनस 900 और बटे में आपका जो वैल्यू दे रहा है वो वाली वैल्यू यानी बटे में आपका 900। बस इससे डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 11 सही 1/9 या 11.11%। त्रिभुज ABC में ए की वैल्यू 58% है, सी की वैल्यू भी दे रखी है 62%, ओ आपका कह रहा है परिकेंद्र है, तो AOC का मान क्या होगा? तो इसको देखते हैं। ये देखेंगे, ये त्रिभुज है, ए की वैल्यू ये ऊपर वाली की 58 है, सी की वैल्यू आपको 62 दे रखी है और ओ परिकेंद्र दे रखा है। तो त्रिभुज AOC यानी अंदर वाला इस तरीके से वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर जो परिकेंद्र है वो कोण AOC ज्ञात करना है, तो AOC की जो वैल्यू होगी वो 2 गुणे ABC के बराबर होगी। ABC ये जो टोटल वैल्यू है ना, क्योंकि ये जो चाप AC पर बना कोण है, जो चाप AC पर बना परिधि का कोण है ABC, और परिकेंद्र जो कोण है AOC, इसका संबंध होगा एंगल AOC बराबर 2 इंटू एंगल ABC के बराबर। अब सबसे पहले तो हमें ABC की वैल्यू यानी ये वाली पूरी वैल्यू निकालनी है, ये वाली। अब आपको A भी पता है, C भी पता है, यानी तीनों त्रिभुज का कोण 180 होता है, तो 58 62 में जोड़कर 180 में घटा देंगे तो आपका 120 घटाने पर 60 वैल्यू आपकी इसकी आ गई, B वाले एंगल की। अब जब ये वाली वैल्यू 60 आपकी आ गई, अब यहाँ पर AOC की निकाल सकते हैं क्योंकि हमने दोनों में संबंध बता दिया कि AOC की वैल्यू 2 इंटू ABC के बराबर होती है, यानी अगर ये 60 है तो इसका जस्ट डबल 120, ये वाली वैल्यू जो है वो हो जाएगी AOC वाली, ये वाली 120 आ जाएगी। इसीलिए हमने ऑलरेडी सारी चीज़ें लिख के तो आपके सामने भी रखी हैं, तो आपको समझने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो आंसर है आपका 120 डिग्री सही हो जाएगा। अगला कह रहा है 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था, तो 15 अगस्त 1948 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सेम क्वेश्चन आपको कल वाली शिफ्ट में भी देखने को मिला था, जहां पर आपका महीने का प्रथम दिन और लास्ट दिन को लेकर के पूछा गया था और एक लीप ईयर था। तो यहाँ पर वर्षों के बीचों के दिन की बात करें तो साधारण वर्ष की संख्या देखेंगे और लीप वर्ष की संख्या देखेंगे और आप 2 से गुणा करेंगे। या इसको हम सबसे पहले शॉर्टकट से ही आपको बता देते हैं, क्योंकि क्यों आप समय बर्बाद करेंगे। देखिए, जब भी कोई दिन पूछा गया हो और उस सेम डेट पर ही पूछा गया हो तो आपका हमेशा एक दिन आगे बढ़ जाता है, और यहीं अगर वैल्यू आपकी यहाँ पर आगे वाले दिन वाली लीप ईयर होगी, मान लीजिए हमको 1948 का देखना है, अगर ये लीप ईयर होगा तो ऐसे में क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा मिल जाता है, वहाँ पर फरवरी जो है 29 दिन की हो जाती है। तो इसलिए सबसे पहले आपको 1948 में देखना होता है क्या ये एक लीप ईयर्स है, तो आप कहेंगे बिल्कुल है, यानी यहाँ पर 365 की जगह 366 दिन जो है वो होंगे।
अगर 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1948 तक टोटल 366 दिन का अंतर होगा। इसी 366 को आप अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो शेषफल है वो 2 शेष जो है वो बचेगा। 2 शेष का मतलब ये है कि यदि यहाँ पर शुक्रवार था तो 2 दिन आगे वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी अगले दिन आपका शनिवार आ जाएगा और शनिवार का एक और आगे रविवार आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, रविवार, यानी कि संडे आपका यहाँ पर आंसर आएगा, जो कि सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। आप ये डिवाइड ना भी करते फिर भी तरीका क्या है कि अगर कोई भी तारीख पूछी गई है और सेम तारीख उसी दिन की पूछी गई है आगे वाले वर्ष में, जस्ट जैसे 47 48 पूछा गया है, और अगर ये लीप ईयर की वैल्यू है, मतलब अगर लीप ईयर दिया है ये 1948 वाला बाद वाला, तो 2 आगे बढ़ेगा। और अगर साधारण वर्ष है, ध्यान दीजिएगा, अगर साधारण वर्ष है तो आपका एक वर्ष, एक जो है वो आगे बढ़े, एक वर्ष का एक दिन आगे बढ़ेगा, और ये जो है वो लीप ईयर में 2 बढ़ेगा। इतनी बात आपको बस पता होना चाहिए। सेम ऐसे क्वेश्चन आपकी कल से की शिफ्ट में था, वहां पर भी ये चीज हमने आपको करके बताई थी, जिसमें पहला दिन और आखिरी दिन करके पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको केवल इतना देखना होगा कि कारखाना, अगर 1 जुलाई 2027 को कारखाना गुरुवार को बंद हुआ था तो 29 जुलाई तक ये 14 दिन कितनी बार आ रहा है, और वही चीज़ हमारे यहाँ सॉल्यूशन है। कारखाना प्रत्येक 14 दिन के अंतराल पर बंद रहे होता है, तो यहाँ पर तरीका क्या है, दिनों का अंतर देखेंगे। बस ये जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं यही आपको देखना होगा। यहाँ पर देखेंगे तो 1 जुलाई से 29 जुलाई के बीच में हम डिफरेंस निकालेंगे तो आपका 28 दिन का डिफरेंस आएगा, और ये 14 का गुणा के गुणज के रूप में, क्योंकि प्रश्न में यही लिखा रहा ना 14 दिन में बंद रहता है, यानी ये 14 के गुणज में ही है, यानी कि 28 दिन के बाद भी वही दिन निकल करके आ जाएगा। यानी यहाँ पर इस साइड में देखिए, इस साइड में कि 1 जुलाई को आपका गुरुवार था, ठीक है, फिर अगले 14 दिन बाद जब बढ़ेंगे यानी 15 जुलाई की तारीख आ जाएगी, उस दिन भी गुरुवार ही रहा होगा। फिर उसके अगले 14 दिन बढ़ेंगे तो 29 जुलाई आ जाएगा, जो कि प्रश्न में कह ही रहा था कि 29 जुलाई को बताइए कौन सा दिन होगा, तो उस दिन भी वही दिन रहेगा, यानी गुरुवार ही रहेगा। तो प्रश्न में यही तो पूछा गया था कि 29 जुलाई 2027 को आपका कारखाना किस दिन बंद होगा, तो गुरुवार को जो है वो बंद रहेगा, क्योंकि हमें ये पता चल गया था कि 14 दिन बाद बंद होता है। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, गुरुवार, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन आपका, यदि एक घन का आयतन 216 घन सेंटीमीटर करके है, क्यूब करके है, तो घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको बताना है। तो आपको पता है घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। घन का आयतन भुजा क्यूब होता है। प्रश्न में 216 घन सेंटीमीटर वैल्यू ऑलरेडी दे रखी है, यानी कि भुजा क्यूब की वैल्यू इस 216 के बराबर हम रख लेंगे। यहाँ पर हमने डायरेक्ट लिख दिया, आपको यहाँ पर लिख भी देते हैं कि भुजा क्यूब की वैल्यू हम किसके बराबर रखेंगे, 216 के बराबर, क्योंकि प्रश्न में यही दे रखा है। अब भुजा की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्यूब उधर 216 में चला जाएगा। अब 216 का गुणनखंड करेंगे तो 6 गुणे 6 गुणे 6 होता है, और 6 को हम बाहर निकालेंगे तो इसी क्यूब रूट से तो केवल 6 बचेगा, यानी भुजा की वैल्यू हमारी 6 सेंटीमीटर आ जाएगी। यहाँ से भुजा को हम डायरेक्ट भी इस तरीके से भी फॉर्मूला लग सकते हैं, जो कि येलो कलर से हमने दिखाया हुआ है। आंसर क्या आएगा आपका, 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी वाला। अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 सेंटीमीटर भुजा वाले लंबाई वाले घन का आयतन क्या होगा। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता है, घन का आयतन का क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। प्रश्न में 4 सेंटीमीटर भुजा ऑलरेडी दे रखी है, तो ये जो भुजा दे रखी है यही आपका यहाँ पर रख देंगे। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा क्यूब, तो भुजा की वैल्यू 4 गुणे 4 यानी 64 आ जाएगी, यानी आयतन आपका 64 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन यहाँ पर ए वाले में जो है वो दे रखा है। अगला क्वेश्चन है 6435 प्लस 2876 का मान क्या होगा। अब जोड़ना यहाँ पर पूछा गया सीधे सीधे, तो ये तो सभी व्यक्ति जोड़ लेंगे, तो जोड़ने पर जो वैल्यू निकल करके आएगी वो 9311 निकल करके आएगी। जोड़ना तो आपको आता ही है, तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9311, ऑप्शन नंबर बी वाला। अगला कह रहा है भारत का केंद्रीय बजट है 2023-24, इसके क्षेत्रवार व्यय आवंटन दर्शाने वाली एक तालिका दी गई है, और इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करने को लेकर कहा गया है कि सभी क्षेत्रों की व्यय राशियों की तुलना कीजिए और आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के आंसर दीजिए। प्रश्न कह रहा है किस क्षेत्र की करोड़ में सबसे अधिक व्यय प्राप्त हुआ है, किस क्षेत्र को करोड़ में कह रहा है सबसे अधिक व्यय आवंटन प्राप्त हुआ है। ब्याज, अन्य, केंद्रीय और रक्षा करके ऑप्शन है। अब यहाँ पर हम यहाँ पर वैल्यू सीधे सीधे दे रखी है, यानी कि ब्याज भुगतान वाली वैल्यू देखेंगे
तो ये वैल्यू करोड़ में दे रखी है, कह रहा है ना करोड़ में जो सबसे अधिक व्यय आवंटन किस में प्राप्त हुआ है। तो अन्य व्यय में देखेंगे तो ये 8 लाख के करीब ही है, और केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं में देखेंगे तो ये 7 लाख के करीब है, और रक्षा में देखेंगे तो ये 5 लाख के करीब है। यानी ब्याज भुगतान वाला आपका पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। तो वही वैल्यू यहाँ पर सारी लिखी हुई है, जिसमें देखेंगे तो ऑप्शन में सबसे नीचे ब्याज भुगतान का जो मान है ये सबसे ज़्यादा है, इसी को क्षेत्र का आवंटन सबसे ज़्यादा हुआ है चारों ऑप्शन में से, यानी विकल्प ए वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। 99 क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी संख्या का 18/5 भाग 90 है तो उस संख्या का 6/25 भाग क्या होगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, संख्या को मान लेते हैं x। तो x संख्या का 18/5 कह रहा है, तो x गुणे 18/5 बराबर 90। यहाँ से हम 5 को उधर ले जाएंगे, 18 को बटे में लाएंगे, तो x बराबर 90 गुणे 5/18, और इससे काट देंगे 18 पंचे 90, तो 5 गुणे 5 यानी x की वैल्यू 25 आ गई। x की वैल्यू जो 25 आ गई, कह रहा है इसी संख्या का 6/25 भाग जो है वो बताना है। यानी कि 25 का आपसे कह रहा है 6/25 भाग बताइए, यानी कि 6/25 गुणे 25, तो 25 से 25 कट जाएगा, 6 आपका बचेगा, यानी 6 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि 99 के डी वाले ऑप्शन में जो है यहाँ पर दिया गया है 6। तो ये तो सीधे सीधे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, उम्मीद करते हैं इसमें आपने गलती जो है वो नहीं की होगी। अगला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी सुबह 2:35 घंटे और शाम को 1.85 घंटे पढ़ता है। यदि कुल पढ़ने का समय 4 दिनों में समान रूप से बांटा जाए तो प्रतिदिन का औसत पढ़ने का समय आपको बताना है। बात करते हैं इसके सॉल्यूशन को लेकर के। 100 नंबर प्रश्न में देखिए, सुबह पढ़ने का उसका समय विद्यार्थी कह रहा है सुबह 2.35 घंटे पढ़ रहा है, शाम को 1.85। तो सुबह पढ़ने का समय, शाम पढ़ने का समय लिख लिया हमने। टोटल देखेंगे तो कुल पढ़ने का समय 4 दिनों में समान रूप से अगर बांटा जाए तो टोटल दिन कितने हैं उसके, 4 दिन है। अब आपका सुबह और शाम मिलाकर के टाइम देखेंगे कितना है, तो 2.35 और 1.85 को जोड़ेंगे तो 4.20 जो है वो घंटे, ये इसका सुबह और शाम पढ़ाने का समय है मिला करके। अब आपको यहाँ पर पूछा ही गया औसत पढ़ने का समय बताइए। औसत समय क्या होता है, कुल समय बटे कुल दिन। कुल समय 4.20 है और कुल दिन आपका 4 है, 4.20 बटे 4 कर देंगे तो आपका 1.05 घंटे आएगा, जो कि ऑप्शन बी वाले में दे रखा है 1.05 करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2000 की धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह में इतना आपका साधारण ब्याज कह रहा है प्राप्त होता है, तो वार्षिक ब्याज की दर बताइए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, मूलधन आपको 2000 दे रखा है, साधारण ब्याज 1593.75 दे रखा है, 1593.75, और ये कह रहा है समय जो है वो 4 वर्ष 3 माह है, जो कि हमने लिख लिया। समय को आपको वर्ष में बदलना पड़ेगा, 4 वर्ष 3 माह को बदलेंगे तो 4 वर्ष और 3/12 कर लेंगे, क्योंकि टोटल 12 महीने के हिसाब से 3 से डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे तो 4 सही 17/4 आएगा, और पॉइंट में वैल्यू 4.25 वर्ष आएगी। समय हमने निकाल लिया। अब हमें एक पूछ क्या रहा था, वार्षिक ब्याज, और वार्षिक ब्याज में भी तो प्रश्न देखेंगे तो यहाँ पर साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो नॉर्मल PRT/100 वाला फॉर्मूला आप लगा देंगे। पी की वैल्यू आपको 2000 दे ही रखी थी, वो आप रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि ब्याज दर निकालना है ना, तो आर की वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को इस तरफ कर लिया गया है, इसीलिए 100 जो है वो जा करके इधर मल्टीप्लाइड हो गया, और P/T आपका इस तरीके से बटे में आ गया है। तो यहाँ पर वैल्यू सारी रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर 18.75% आपका मान निकल करके आएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर देखेंगे 18.75, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 25% 85 है, उस संख्या का मान क्या होगा। तो संख्या का 25% अगर 85 है, तो अगर वो संख्या में x मान लें तो 25% 85 है, यानी x गुणे 25/100 बराबर 85। 25/100 करेंगे तो 1/4 आएगा, 1/4 x गुणे 1/4 बराबर 85। अब यही कह रहा है कि उस संख्या का जो है वो मान बताइए, यानी कि इस x की वैल्यू पूछी गई है। x, जब आपको x गुणे 1/4 की वैल्यू 85 पता है, x की वैल्यू निकालेंगे तो 4 उधर 85 में गुणा हो जाएगा, यानी सीधे आपका 340 आ जाएगा। यहाँ पर ये तरीका मेथड 1 है, इसी प्रश्न को तरीका मेथड 2 भी साइड में दिया गया 1% नियम से, यानी 25% की वैल्यू अगर 85 है, 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 85/25, और इसी प्रकार 100% की वैल्यू निकालेंगे, यानी 85/25 गुणे 100, और 25 चौके 100 कटेंगे तो 25 गुणे 4, यहाँ से भी 340 आ जाएगा। तो दोनों तरीकों से करेंगे, दोनों से ही 340 आपका आंसर आएगा। जो आपको तरीका सही लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। जो दूसरा तरीका है, ये वाला परसेंटेज में तरीका यूज़ होता है, इससे समय भी बचता है। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 340 जो है वो आ जाएगा।
वीडियो सभी लोग लाइक जरूर करते रहिएगा, ये सब मेहनत आपके लिए की गई है, एक एक के साथ दो दो तरीके, ताकि ये क्वेश्चन भविष्य में कभी आए तो आप कर ले जाएं। अब तो आप जो कर आए वो तो हो गया है, क्योंकि आगे सुपर टेट की कभी परीक्षा आएगी, इस पर बेस्ड कोई क्वेश्चन आएगा तो आप दोबारा कभी गलत ना करें। देखते हैं हमारा 103 नंबर प्रश्न। तो इसमें तो आपको सीधे पी आर टी अपॉन 100 देखिए यहाँ पर दे रखा है, पी की वैल्यू, आर की वैल्यू और टी की वैल्यू भी दे रखी है 4 वर्ष, और बटे में आपका 100। तो इसमें सारी वैल्यू दे रखी है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे सॉल्व करना है। यानी 8,560, 6.5% और 4 वर्षों वाला 4, यहाँ पर तीनों को गुणा करेंगे और 100 से डिवाइड करेंगे, 2225.6 करके ये आंसर इसका निकल करके आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 104। ये सेम क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था, कभी भी इस तरीके की वैल्यू आएगी बस आपको एलसीएम निकालना है। और ये भी मैंने आपसे कहा था कि जरूर दशमलव वाले सीख लीजिएगा, क्योंकि दशमलव पर बेस्ड आपको एलसीएम निकालना भी आना चाहिए। जैसे 5.6 घंटे या 7 घंटे, 8.4 घंटे, तो आपको ये पॉइंट हटाना है सबसे पहले। तो चाहे तो आप 10 से भी गुणा कर सकते हैं, चाहे तो आप 100 से भी गुणा कर सकते हैं। 10 से गुणा करेंगे तो पहली वाली जो वैल्यू है वो आपकी 56 करके हो जाएगी। इसको करेंगे तो ये आपकी वैल्यू नहीं 56 नहीं होगी, क्योंकि नहीं 56 ठीक है, 10 ही से गुणा करके पहले बता रहे हैं ना, ये वाली वैल्यू हम बता रहे हैं, ठीक है। फिर अगर ये 7 वाले से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू 70 हो जाएगी। और इसी प्रकार अगर 84 वाले को देखेंगे तो गुणा करेंगे 10 से, तो 1 दशमलव उधर के साथ जाएगा, 84 वैल्यू हो जाएगी। 56, 70 और 84 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 840 आएगा। क्योंकि हमने यहाँ पर ऑलरेडी ये 10 यहाँ पर गुणा किया ना दशमलव हटाने के लिए, यानी बाद में आपको 10 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, 0 0 कट जाएगा, यानी 84 आंसर आएगा। सेम यही चीज़ हमने इसमें किया है, गुणा करने के लिए हमने 100 का इस्तेमाल कर लिया है। तो 5.6 को 5.60 बना लिया, यहाँ पर 7.00, ऐसे ही तीनों का एलसीएम निकालेंगे, इन सबको गुणा करेंगे तो इनका जो एलसीएम की वैल्यू वो 8400 करके आएगी। क्योंकि हमने 100 से गुणा करके ये वैल्यू निकाली, यानी 100 से डिवाइड करेंगे तो फिर दोनों जीरो कट जाएंगे, तो यहाँ से भी 84 आएगा। कुल मिला करके आंसर आपका 84 घंटा जो है वो आएगा। तो तरीका आप समझ गए। सबसे पहले आपको करना ये होगा कि सिंपल सा दशमलव हटा लीजिए, फिर एलसीएम ले लीजिए। इसीलिए मैंने कल आपको रात में जो है इसका पूरा सॉल्यूशन करा दिया था, ताकि अगर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आए तो वैसे आपको देखने को मिल भी रहे हैं। 1.5x की वैल्यू 0.075 है, तो x का मान, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, 1.5x की वैल्यू 0.075 दे रखी है। अब इसको भी हमने दशमलव हटाने के लिए हम 1000/1000 से गुणा कर सकते हैं। 1000 से ही क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 0.075 में पॉइंट के बाद 1 2 3 नंबर दे रखे हैं। तो हम ऐसा करें कि पूरी तरीके से दशमलव हट जाए, तो 3 जीरो ही से गुणा करेंगे, यानी 1000 से ऊपर हमने किया और उतने से ही नीचे करना पड़ेगा, तो नीचे से भी कर दिया। ऊपर गुणा करेंगे तो 75 बचेगा। 1.5 में 1000 से गुणा करेंगे तो 2 ही जीरो लगेंगे, क्योंकि पॉइंट तो ऑलरेडी से था, तो 1500 हो जाएगा। 75/1500 को हम सॉल्व करेंगे तो आपका 1/20 आएगा, और 1/20 को हम 0.05। बाकी ये तरीके को अगर थोड़ा सा समझने में आपको दिक्कत हो तो इस चीज़ को ऐसे भी समझिए कि जो हमारा आधा वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, 0.5 के बराबर होती है। अगर हम बटे में 1 जीरो बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर भी दशमलव में के बाद 1 जीरो बढ़ जाएगा, 0.05 हो जाएगा। यही सेम चीज़ यहाँ, अगर यही 1 जीरो और बढ़ जाए यानी कि 1/200 हो जाए तो क्या मान हो जाएगा, 0.05, यानी 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर आंसर डी वाला जो है वो हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन 0.05 देखने को मिल रहा है। अगला क्वेश्चन है आपका 106। एलएमएन त्रिभुज दे रखा है, एलएमएन में एल की वैल्यू, एम की वैल्यू है, परिकेंद्र कहाँ स्थित है ये पूछ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो ये देखिए एल की वैल्यू है 85 डिग्री, ये एम की वैल्यू 85 डिग्री, एन की वैल्यू क्या आएगी निकालने के लिए, दोनों को जोड़ करके 180 से घटा देंगे, 85 जोड़ेंगे और 180 से घटाएंगे तो एन की वैल्यू 10 आ जाएगी। ये वैल्यू 10 आने से हमें पता चल गया कि त्रिभुज आपका न्यून कोण है, और न्यून कोण क्या दर्शाएगा कि परिकेंद्र आपका अंदर होगा। ये जो आपकी वैल्यू परिकेंद्र है वो अंदर होगा। बाकी आपको तीनों जो कंडीशन है वो पता होना चाहिए। यहाँ पर 3 टाइप के मेन त्रिभुज आपको देखने को मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं। एक आपका होता है न्यून कोण, जिसको हम एक्यूट ट्रायंगल कहते हैं, एक होता है समकोण, इसे हम राइट ट्रायंगल कहेंगे, और एक होता है अधिक कोण, जिसको हम ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहते हैं। तो जो यहाँ पर है इसमें तीनों वैल्यू आपकी 85 और यहाँ भी 10 की है, यानी तीनों मान हमारे किससे कम है, 90 से कम है। तो 90 से कम है तो हमें इससे ये पता चल जाता है कि ये जो है वो न्यून कोण है। और न्यून कोण दूसरी शर्त होगी वो होगी हमारी समकोण को लेकर के।
तो समकोण को लेकर के आपको क्लियर तरीके से पता होना चाहिए कि समकोण में जो परिकेंद्र होता है वो आपका कहाँ होगा, तो ये होगा कर्ण के मध्य बिंदु पर। और वहीं अगर समकोण की जगह आपसे अधिक कोण पूछा गया होता तब क्या हो जाता, तो ये परिकेंद्र त्रिभुज के बाहर होता। वही ऑप्शन में अलग अलग दिए गए थे, आंसर क्या होगा डी वाला, यानी कि त्रिभुज के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अवरोही क्रम, सेम क्वेश्चन आया था, वहां पर क्या था, जो आपकी पहली कल वाली शिफ्ट थी उसमें सभी में अंतर बराबर दिया हुआ था। मैंने कहा था अंतर के अलावा सबसे अच्छा तरीका है पॉइंट से वैल्यू निकाल लीजिए, और वही सबसे बेस्ट तरीका है। 107 प्रश्न की बात करते हैं, तो यहाँ पर 7/8 की वैल्यू निकालेंगे तो 0.875 करके आएगी। 19/23 की वैल्यू निकालेंगे तो 0.826 करके, और 15/17 की वैल्यू निकालेंगे तो 0.882 करके। अब इनमें सबसे अवरोही पूछा है, मतलब बड़े से छोटा, तो सबसे बड़ा कौन सा है, 8 पहले आएगा, फिर 8 उसके बाद आएगा, और 8 सबसे बाद में आएगा। तो यही क्रम हो जाएगा, यानी 15/17, 7/8, 19/23। तो ये क्वेश्चन तो कल मैंने आपको बताया था, यदि आपने देखा होगा तो कोई भी हाल में आपने गलत नहीं किया होगा। सी वाला ऑप्शन आएगा, 15/17, 7/8 और 19/23 करके। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक प्रिंटिंग प्रेस है, 3500 पुस्तिकाएं छापने के लिए 84 किलोग्राम कागज का उपयोग करता है। 5000 पुस्तिकाएं छापने के लिए कितने कागज की आवश्यकता होगी। तो 5000 पुस्तिकाओं के लिए मान लेते हैं x कागज चाहिए। तो ये आपका सीधे से समीकरण, क्योंकि प्रश्न देखिए दोनों चीजें समझिए, यहाँ पर 3500 पुस्तिकाएं छापनी है और इनके लिए 84 किलोग्राम कागज का उपयोग करता है, पर 5000 पुस्तिकाएं, यानी ये वाली भी वैल्यू पुस्तिकाएं हैं और ये वाली भी पुस्तिकाएं हैं। तो पुस्तिकाएं को एक साइड रख लीजिए, एक तरफ 84 किलोग्राम कागज कर रहा है और कितने कागज 5000 में नहीं पता है। तो इसी को ये जैसे रेशियो में नहीं लिखते, 3500/84 बराबर 5000/x, यानी पुस्तिकाएं 3500 5000 हैं और कागज 84 और x है। प्रश्न में 3500 पुस्तिकाएं छापने के लिए 84 किलोग्राम कागज का उपयोग करती है, तो 3500 के नीचे ही 84 रखा है हमने, और 5000 के लिए नहीं पता है तो 5000/x रखा है। अब x की वैल्यू तो तिरक गुणा करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, 84 × 5000/3500, 00 से 00, 35 से काट देंगे, 120 आखिरी में आ जाएगा। आंसर आपका डी वाला 120 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं 109 नंबर प्रश्न। 109 नंबर प्रश्न कह रहा है किसी राशि का 2/5 भाग खर्च करने के बाद शेष राशि में 25% की वृद्धि की जाती है, 300 हो जाती है, तो राशि बताइए। तो मान लेते हैं वो राशि क्या है, x है। इसके अलावा वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, और यदि पीडीएफ ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चाहिए आपको, तो इसके लिए हम 500 लाइक का टारगेट हमने पिछले वाले वीडियो में भी रखा था। जैसे कंप्लीट होंगे पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे। तो कोशिश कीजिएगा जितने भी लोग देखिएगा लाइक कर दीजिएगा। 500 लाइक के अलावा वैसे भी अगर वीडियो अच्छा लगे, तो किसी राशि का 2/5 भाग खर्च करने के बाद शेष राशि में 25% की वृद्धि थी। मान लीजिए कि राशि x है, खर्च कितनी हो जा रही है, 2/5 भाग, यानी 2/5x हो गया। ये खर्च वाला है, पर शेष राशि मतलब कह रहा है 2/5 भाग खर्च हो जा रहा है, मतलब पूरी जो वैल्यू है वो x है ना। अब इस x में 2/5x खर्च हो जा रहा है, तो हम शेष राशि निकालेंगे, x - 2/5x करेंगे, सॉल्व करेंगे तो 3/5x आ जाएगा। अब ये कह रहा है जो शेष राशि बच गई है, इस शेष राशि हमने 3/5x निकाली है, इसी में 25% की वृद्धि की जा रही है, यानी शेष राशि में वृद्धि, यानी 25% ऑफ 3/5x, यानी कि 25% इसी का निकालेंगे। तो नई शेष राशि यहाँ से हमारा 3/5x प्लस 25% गुणे 3/5x, इसको सॉल्व करेंगे तो 3/5x 25% जो है उसकी वैल्यू रखेंगे, उसके बाद सॉल्व करने पर आखिरी में मान x का 3/4x निकल करके आएगा, जो कि प्रश्न में ऑलरेडी कह रहा था कि 300 हो जाती है, मतलब जब वृद्धि की जाती है 300 हो जाती है। तो वो राशि बताइए, यानी x की वैल्यू आपसे पूछी गई, यानी कि जो आपने यहाँ पर मान निकाला है 3/4x, ये वैल्यू 300 के बराबर हो जाती है। तो आप x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या निकल करके आएगी, 4 उधर मल्टीप्लाइड में 3/में, 300 × 4/3, x की वैल्यू 400 आपकी यहाँ से आ जाएगी। तो वो आपको कौन से ऑप्शन में, ए वाले ऑप्शन में जो है वो दे रखा था, 400 यहां से मान आपका निकल करके आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक निगरानी प्रणाली प्रत्येक 45 मिनट डेटा रिकॉर्ड करती है, लगातार 3 दिनों तक चलती है, तो कितनी रीडिंग रिकॉर्ड की जाएगी। इस पर बढ़ते हैं। तो रिकॉर्डिंग अंतराल कितना है, 45 मिनट का है। कुल अवधि कितनी है, 3 दिन की, कह रहे हैं ना लगातार 3 दिनों तक चलता है। तो हमको सबसे पहले कुल मिनट निकालना पड़ेगा। कुल मिनट निकालने के लिए 3 दिन तक
और 24 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से चल रहा है, गुणा में गुणे 24 घंटे प्रतिदिन और गुणे 60 मिनट प्रति घंटा, तो 3 गुणे 1440। 1440 कहाँ से आया, इसी को 24 घंटे को 60 से जो है वो गुणा करके, तो 3 गुणे 1440, यानी कि टोटल जो मिनट में वैल्यू आएगी वो आएगी 4320 मिनट। ये हमने कुल मिनट में वैल्यू निकाल ली, क्योंकि ये कह रहा था ना 45 मिनट में डेटा रिकॉर्ड करती है और लगातार 3 दिनों तक चलता है, तो हमने टोटल 3 दिन का निकाल लिया कि कितना मिनट है। अब यहाँ पर कुल रीडिंग अगर निकालेंगे तो कुल मिनट कितना चलता है उसे डिवाइड कर देंगे। समझ लीजिए ना, हमने पूरा जैसे कोई है, हम 3 दिन तक कोई मेहनत मजदूरी कर रहे हैं और हमें एक टाइम की पता है, तो हम टोटल से डिवाइड ही करके निकालते हैं, यानी 4320 में से हम 45 को जो है वो डिवाइड करेंगे, तो 96 आपका इस प्रकार से मान यहाँ पर आ जाएगा। आंसर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 96 आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन बी वाले में जो है वो दे रखा है। बाकी प्रश्न में भी दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर 110 का ऑप्शन बी 96 जो है यहाँ पर सही हो जाएगा, तो इसलिए आपको समझते हुए भी चलना है। अगला देखते हैं आपका 110 के बाद 111 वाला। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दे रखी हैं। एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर हैं और 8 सेंटीमीटर हैं, तो इसका परिमाप आपको बताना है कि क्या होगा। देखिए, समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपको पता है कि ए और बी इस तरीके से हम मान सकते हैं, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 8 है। परिमाप क्या होता है, जैसे ये भुजाएं तीनों, ये त्रिभुज साइड में दे रखा है, 6 6 6 और 8 का दे रखा है, तो इससे सबसे पहले हमें तीसरी भुजा निकालनी पड़ेगी परिमाप निकालने के लिए, क्योंकि आकृति का जो परिमाप होता है ना, ये पूरी बाहरी वाला जो आउटर वाला होता है, इसी को हम जोड़ के निकालते हैं। अगर हमें 2 पता है तो तीसरे से तो जब तक नहीं पता होगा तब तक नहीं निकाल पाएंगे, इसलिए हमें कर्ण ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाना पड़ेगा। क्योंकि हमें 6 और 8 पता है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या लगाएंगे, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 36 प्लस 64, यानी यहाँ से वैल्यू हमारी 100 आई, और ये 100 आई इस सी स्क्वायर का। अब सी की वैल्यू निकालेंगे तो अंडर रूट में 100 जाएगा, यानी कि हमें यहाँ साइड में चित्र में सुधार कर लीजिए, ये जो कर्ण की वैल्यू निकल करके आएगी ना, ये 10 निकल करके आएगी, और यहाँ पर जो है एक में वैल्यू आपकी 8 लिखी हुई है, क्योंकि हमने यही वैल्यू लगाया ना, कर्ण का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा तीनों को जोड़ देंगे। परिमाप क्या होता है मैंने बताया, तीनों बाहर का आउटर का, तो ए प्लस बी प्लस सी, तो 6 प्लस 8 प्लस 10, तो आंसर आपका 24 सेंटीमीटर आ जाएगा, जो कि आपको कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो यहाँ पर 111 का सी वाला ऑप्शन 24 सेंटीमीटर यहाँ पर सही हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, भुजाओं से आपने तीसरी भुजा निकाल ली, परिमाप के लिए क्या किया, तीनों को जोड़ लिया। अगला, एक आयताकार भंडारण क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। आयताकार है आकृति और लंबाई कह रहा है उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, यदि परिमाप 92 मीटर तो क्षेत्रफल बताइए। इसको देखते हैं, तो ये आयत की आकृति साइड में आपकी है, तो चौड़ाई कह रहा है उससे 6 मीटर अधिक है, तो मान लीजिए चौड़ाई आपकी W मीटर है, लंबाई आपकी W प्लस 6 हो जाएगी, क्योंकि लंबाई जो है कह रहा था चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है। सबसे पहले यहाँ पर परिमाप 92 मीटर दे रखा है, तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, आयत का 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। 92 को हम 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर रखेंगे, तो 92 बराबर 2, और L की वैल्यू हमारी क्या है, W प्लस 6, वो हमने रख ली, और प्लस W यानी जो प्लस चौड़ाई थी। इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर मल्टीप्लाइड करके 2W और 2 6 से अंदर मल्टीप्लाइड करेंगे तो 6 दूना 12 होगा, और यहाँ पर जो 2W आएगी वैल्यू वो वाली, और ये एक W ऑलरेडी है, ये ब्रैकेट यहाँ पर पूरा वाला लगाइए, क्योंकि ये L प्लस W में ब्रैकेट लगा है ना, ऐसे करके, ताकि ये समझ में आए आपको कि पूरे में लगा है मल्टीप्लाइड। तो ये वाला एक 2W आ जाएगा जो हम इससे मल्टीप्लाइड करेंगे, 6 दूना 12 वाला आ जाएगा जो कि प्लस 12 आपका आएगा, और ये जो W प्लस में लिखा हुआ है ये वाला भी प्लस W आएगा, तो 2W और 2W 4W हो जाएगा, और ये 12 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो 4W प्लस 12 आएगा। अब यहाँ पर ये 92 के बराबर आएगा, 12 उधर जाएगा 92 में घट जाएगा, नहीं 80 बराबर 4W आएगा, W की वैल्यू यहाँ से 20 मीटर निकल करके आएगी। इस स्टेप को हटा दीजिए अगर आपको समझने में दिक्कत है। बाकी W की वैल्यू आपकी 20 पता चल गई, यानी चौड़ाई आपको 20 पता चल गई, चौड़ाई से ये कह रहा था ना 6 मीटर अधिक है, यानी लंबाई आप 20 प्लस 6 करके निकाल सकते हैं, यानी लंबाई आपको भी पता चल गई 26 मीटर और चौड़ाई आपको पता चल गई 20 मीटर। अब प्रश्न में कह रहा था क्षेत्रफल बताइए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, यानी 26 गुणे 50 जो है वो आपका 26 गुणे 20 जो है आपका लंबाई गुणे चौड़ाई के दोनों का मान रख देंगे, 520 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपको बी वाले ऑप्शन में दे रखा है। यहाँ पर आपका 520 वर्ग मीटर जो है वो ऑप्शन बी वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 113 क्वेश्चन है कि किसी एक वस्तु की कीमत
22.5% कम हो जाती है, तो अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% अधिक होने के लिए कम की गई कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि जो है वो की जानी चाहिए, यही की जानी चाहिए ताकि अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% अधिक हो जाए। ये चीज क्वेश्चन को थोड़ा सा वही लिखा है, 10% अधिक होने के लिए कम की गई कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए। ठीक है, तो मान लेते हैं मूल कीमत कितनी है, 100 है। अब 22% की कमी के बाद नई कीमत क्या होगी, मतलब 100 थी आपकी, अब 22% इसी का 100 का 22% और उसी में से घटा देंगे तो आपका बचेगा 77.5। अंतिम कीमत क्या होगी, जो कि प्रश्न में कह रहा है कि मूल कीमत से 10% अधिक होने के लिए, यहाँ प्रश्न के दिखा भी देते हैं, कह रहा था ना कि ताकि अंतिम कीमत मूल कीमत से 10% अधिक हो जाए, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो अंतिम कीमत है जो कि मूल कीमत 10% अधिक होगी वो 110 हो जाएगी। अब आवश्यक वृद्धि कितनी है, पहले 77.5 वो थी जो 22.5% के बाद थी, और जो बाद में निकाले 110 उनका डिफरेंस निकालेंगे तो 32.5 आएगा। अब प्रश्न में यही कह रहा था, प्रश्न में ये कह रहा था कि घटी हुई कीमत में कितने परसेंट की वृद्धि की जानी चाहिए, तो कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, तो जो दोनों वैल्यू हमने निकाली है इसका परसेंटेज निकाल लेंगे, तो कम की गई कीमत पर परसेंट वृद्धि निकालेंगे, तो आवश्यक वृद्धि बटी कम की गई कीमत और गुणे 100, तो 32.5 बटे 77.5 गुणे में 100, तो इस तरीके से वैल्यू जो है वो निकालेंगे, तो सॉल्व करके 41.93 के करीब निकलेगा वैल्यू। ये मल्टीप्लाइड में 100 इसी के साथ है, ये वाली जो है वो अगले स्टेप में, और ये मल्टीप्लाइड पूरे के 100 के साथ है, वही हमने वैल्यू रखी ना, आवश्यक वृद्धि 32.5 की, हम की गई 77.5 मल्टीप्लाइड में 100, तो बी वाला ऑप्शन 41.93 आपका यहाँ पर ये जो है वो सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 114 3 पानी के पंप हैं, इतने इतने मिनट बाद चलते हैं, फिर कितने मिनट बाद चलेंगे, मैंने ये क्वेश्चन अभी कराया आपको। एलसीएम निकालते हैं, तो यहाँ पर फिर से 6.25 और 8.75 और 12.5 का आप निकाल लेंगे, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 6.25 को हम 25/4 लिख सकते हैं, 8.75 को हम 35/4 और 12.75 नहीं 12.5 है, तो 12.5 को 25/4 लिख सकते हैं। ये वैल्यू 25/4 नहीं 25/2 आएगी, तभी तो 12.5 होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अंश का एलसीएम अलग ले लेते हैं, हर का अलग ले लेते हैं। अंश का लेंगे यानी 25 35 25 है तो 25 और 35 का ले लेंगे तो आपका 175 आ जाएगा। हर का ले लेंगे तो 4 4 2 का ले लेंगे तो 4 4 2 का एलसीएम एचसीएफ जो है वो 2 आ जाएगा। लासा जो होता है वो क्या होता है, वो आपका 175/2 करके निकालेंगे तो 87.25 मिनट करके बाद हिलेंगे, फिर से यही पूछा था ना पंपों के अंतराल, यहाँ पर कह रहा था कि फिर से वो कितने मिनट बाद एक साथ चलेंगे, हिलेंगे नहीं, तो इसका आंसर 87.5 करके जो दे रखे हैं बी वाला ऑप्शन हो जाएगा। और जो अभी तरीका हमने किया था वो तरीका भी आप इसमें कर सकते हैं, यानी जो पॉइंट से हटा करके 6.25 है यानी इसको 625 बना लीजिए, किससे गुणा करके, 100 से गुणा करके। 2 बार 0 से क्यों गुणा किया गया, क्योंकि दशमलव एक बार तो गुणा करने से जाएगा नहीं, 6.25 है। इसी प्रकार यहाँ पर 875 आ जाएगा, यहाँ पर 125 आ जाएगा। अब इन तीनों का एलसीएम आप निकाल लीजिए, 625 875 और 125 का, तो ये निकल करके आएगा 8750। अब यहाँ पर 100 से जैसे हमने गुणा किया था वापस से 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 87.50 मिनट में वैल्यू आ जाएगी। तो जो तरीका आपको सही लगे, मिनट वाला या फिर ये इस तरीके से जैसे आपने किया था। अगला, एक दुकानदार 12 रुपये में 24 चॉकलेट खरीदता है, 20% लाभ कमाने के लिए उसे 12 रुपये में कितनी चॉकलेट बेचनी चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन में तो जो आपको डायरेक्ट वैल्यू कह रहा है 20% का लाभ कमाने के लिए, तो इसी से ही 20% आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, यानी कि 20% का लाभ कमाना है, 12 रुपये में 24 चॉकलेट खरीदता है वो, और 20% का लाभ कमाना है, तो किस पर, इसी 24 चॉकलेट पे आप 20% यानी 120% निकाल लीजिए, यानी 24 बटे में 120 और गुणे में जो है वो 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 12 1 9 12 12 दूना 24, गुणा करेंगे तो 20 आ जाएगा आपका आंसर, यानी 12 रुपये में उसे 20 चॉकलेट बेचनी चाहिए। एक पंप 20 मिनट में टैंक का 5/6 भाग भरता है, पूरे टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो जो 5/6 की वैल्यू है 20 के बराबर रख दी, एक की वैल्यू निकाल लीजिए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ऊपर वाले का आंसर 20 मैंने बता दिया, तो ये 5/6 की भाग की वैल्यू 20 है, मिनट है, एक भाग की वैल्यू निकालेंगे तो 20 गुणे 5/6 कर देंगे, तो यहाँ पर 6 से आप इसको 20 को 5 से गुणा कर दीजिए, 100/6 करेंगे, 5/6 नहीं 6/5 यहाँ पर। देखिए ऐसे समझिए, इसको छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। अगर हमारा कह रहा है पंप 20 मिनट में जो है वो 5/6 भाग बढ़ता है, यही तो बात कह रहा है। अगर एक की वैल्यू निकालेंगे, अगर हम इसको अपोजिट करके भी निकाल देते हैं तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। अगर 5/6
जो है वो 20 मिनट भर रहा है। एक की वैल्यू निकालेंगे तो 6 ऊपर मल्टीप्लाइड में जाएगा, 5 नीचे आएगा, यानी कि 20 गुणे 6 और बटे में 5। 20 गुणे 6 करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 120 और बटे में 5 करेंगे तो 5 से काट देंगे तो आपकी वैल्यू 24 आ जाएगी। तो 24 मिनट आपका यहाँ पर जो है वो सही हो जाएगा। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो दे रखा है 24 वाला, ये जो है वो सही हो जाएगा। 117 प्रश्न है, एक प्रयोगशाला में प्रयोग प्रतिदिन 2 घंटे 45 मिनट चलता है, यदि वह 12 दिनों तक चलता है तो घंटों में कुल समय बताइए। तो हम इसको कर लेते हैं। एक दिन का समय है 2 घंटे 45 मिनट, 1 घंटा 60 मिनट होता है, यानी 2 घंटे 45 मिनट जो दे रखा है, इस 45 मिनट को भी आप चेंज करेंगे 60 से डिवाइड करके, तो ये वैल्यू आपकी घंटे वाली, मतलब जो मिनट में दे रखी है वो घंटे में आ जाएगी, क्योंकि कह रहा है 2 घंटे 45 मिनट है और 12 दिनों तक जारी रहता है। ऑप्शन में सारी वैल्यू घंटे में दे रखी है, तो मिनट वाली जो वैल्यू है उसको भी घंटे में चेंज करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, तो 2 + 3/4 घंटे हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.75 घंटे आ जाएगा, जो कि आपका प्रश्न में कह रहा है कि 12 दिनों तक जारी रहता है, तो 12 दिनों तक के लिए निकालेंगे। ये तो हमारा कुल समय जो निकला 2.75 घंटे प्रतिदिन गुणे 12 दिन के लिए कर देंगे, तो ये निकल के कितना आ जाएगा, इसी को 12 दिन से गुणा करने पर 33 आ जाएगा, और 33 जो वैल्यू निकल करके आएगी यही आपका सही हो जाएगा। 33 घंटे आपका इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपको डी वाले ऑप्शन में दे भी जो है वो रखा है। इस वाले में देखेंगे तो 33 सी वाले ऑप्शन में दे रखा है। ये वाले ऑप्शन में इनको छोड़ दीजिए, आपके पेपर के अकॉर्डिंग सी वाला ऑप्शन 33 जो है वो सही हो जाएगा। अगला देखते हैं 118। तो प्रश्न में कह रहा है एक आयत की लंबाई 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8.6 सेंटीमीटर, इसका क्षेत्रफल बताइए। तो आयत की लंबाई आपका फॉर्मूला 12, चौड़ाई दे रखा है, क्षेत्रफल क्या होता है, दोनों का गुणा ही तो होता है, 12 गुणे 8.6 कर देंगे, तो इसमें कुछ आपको करना ही नहीं है, यहाँ इसको दिखा देते हैं। अगला क्वेश्चन, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कर दीजिए, 12 गुणे 8.6 करेंगे तो आपका आंसर 103.2 वर्ग सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा। तो ये आपका आंसर कौन सा है, सी वाला जो है इस तरीके से सही हो जाएगा, 103.2। तो कई बार देखिए कितने आसान से क्वेश्चन आ जाते हैं, कुछ करना ही नहीं है, सीधे क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देना है। अब इस क्वेश्चन में क्या ही हो सकता है, लंबाई और चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला किसको नहीं पता होगा, जो नॉर्मल यूपी टेट जैसा पेपर देने जा रहा होगा, तो इस तरीके के क्वेश्चन तो किसी भी हाल में गलत नहीं होने चाहिए। 119 प्रश्न आपका, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप है 45, प्रत्येक भुजा की लंबाई आपसे पूछी गई है। अब ये क्वेश्चन देखिए समबाहु त्रिभुज वाला, तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3 गुणे भुजा, ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। तो 3a जो परिमाप है वैल्यू 45 दे ही रखी प्रश्न में, यानी इस 3a की वैल्यू 45 के बराबर हमने रख ली, और क्योंकि प्रश्न में भुजा पूछी गई तो इसी से a निकल आएगा, 3 बटे में चला जाएगा 45 के, 3 से काटेंगे 45 को तो 15 आ जाएगा, 15 3 45, तो इस प्रकार से आपका आंसर 15 सेंटीमीटर जो है वो आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन किस में दे रखा है, बी वाले ऑप्शन में दे रखा है, 15 ही था, बी वाला ऑप्शन 15 सेंटीमीटर। चलिए देखते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो कि आपका है तालिका को लेकर के, और कह रहा है 5 अर्थव्यवस्थाओं की जीडीपी यहाँ पर दी गई है 21 से 23 तक, और जीडीपी वृद्धि दर्शाई गई, आंकड़ों का विश्लेषण कीजिए और तालिका में मूल्यों के आधार पर कह रहा है प्रश्नों का आंसर दीजिए कि 2021 में किस देश ने उच्चतम जीडीपी वृद्धि दर्ज की, और जीडीपी वृद्धि जो है ये 21 से 23 तक दे रखी है, और यहाँ पर ऑप्शन में भारत, चाइना, ब्राजील, चीन, भारत और जर्मनी इस तरीके से दे रखा है। अब इसके लिए तो आपको सभी का देख लेना होगा, जैसे भारत में 8.7% की वृद्धि हुई है, क्योंकि 2021 का पूछा गया ना, यहाँ पर 8.7 हुई है। ब्राज़ील वाला देखिए कितना है, तो 4.6 है, तो ये तो ऐसे ही हट गया। चाइना वाला देखिए तो 8.1 है, और जर्मनी वाला देखिए तो आपका 2.6 है। इस प्रश्न में था क्या, कोई वैल्यू निकालनी नहीं थी आपको, तो जो वैल्यू आपकी चारों दे रखी हैं इसी में ही आपको चारों सीधे परसेंटेज देख लेने थे, और प्रश्न में उच्चतम देश ही आपको बताना था, तो ऑप्शन में सीधे क्लियर तरीके से आपको भारत दिखाई दे रहा है, तो आपको इस आंसर भारत यहाँ पर सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो सारे प्रश्न हमारे 120 तक समाप्त हुए। टोटल 120 में से कितने प्रश्न आपके सही रहे, यदि आपने परीक्षा दी थी तो अपना स्कोर कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी कोई प्रश्न हो तो कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। और इसी के साथ हमारे यूपी टेट के सारे पेपर के सॉल्यूशन भी समाप्त हुए। जल्द ही कोई और टॉपिक पर हम फिर से इसी प्रकार क्लासेस स्टार्ट करेंगे, जो कि आपको आगे आने वाले एग्जाम को लेकर के हेल्पफुल साबित हो। बाकी सीटेट का जिनका एग्जाम है वो भी कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल से नहीं जुड़े हो तो अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।